हेलो साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लेकर आए हुए हैं। मामला क्या है, मामले पर नजर डाल लेते हैं। प्रकरण है संजय सिंह रामराव चौहान बनाम दत्तात्रेय गुलाबराव फाल्के एवं अन्य का। आपराधिक अपील संख्या है 97/2015। SLP है 6927/2013। दिनांक 16/1/2015। धारा है 7, 12, 13 1D 13(2) PC एक्ट। शिकायतकर्ता कौन है? दत्तात्रेय गुलाबराव फाल्के एवं अन्य। शिकायतकर्ता का काम क्या है? भूमि के गैर कृषि उपयोग का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। शिकायतकर्ता का काम क्या है? भूमि के गैर कृषि उपयोग का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, जिसके लिए उसके द्वारा पुणे मजिस्ट्रेट कार्यालय में जाकर के 22/11/2010 को सुहास सोमा से संपर्क किया गया। सुहास सोमा ने कहा कि श्री लांगड़े क्लर्क से मिलो। तो शिकायतकर्ता दत्तात्रेय गुलाबराव फाल्के हमने किससे मिलते हैं? श्री लांगड़े से मिलने पर, लांगड़े से जब मिलते हैं क्लर्क से, तो उसने कहा है कि आप जाकर के उप विभागीय अधिकारी श्री संजय सिंह रामराव चौहान से मिले। उसके बाद शिकायतकर्ता श्री संजय सिंह से व्यक्तिगत मुलाकात करते हैं, जिन्होंने क्लर्क सुहास सोमा से मिलने को कहा था। उसके बाद श्री सुहास सोमा से 75,000 रुपए की रिश्वत के संबंध में बातचीत हो जाती है। फिर ACB के द्वारा कार्रवाई की जाती है। शिकायत की तस्दीक होती है। शिकायत की तस्दीक होने के बाद रिकॉर्डिंग वार्ता 22/11/2010 को 16:30 बजे हो जाती है, जिसमें श्री सुहास सोमा और श्री संजय सिंह के द्वारा बातचीत की जाती है और 75,000 के बारे में बातचीत होना पाई जाती है। इसके बाद 23/11/2010 को क्या किया जाता है? जाल बिछाया जाता है। जाल बिछाए जाने के बाद ACB कार्यालय में सभी उपस्थित आते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर कहाँ पर उप विभागीय अधिकारी के कार्यालय में जाकर के रिश्वत राशि दी जाती है और श्री सुहास सोमा से राशि प्राप्त की जाती है। मतलब ये हुआ कि श्री सुहास सोमा के कब्जे से राशि प्राप्त की जाती है तथा सुहास सोमा के द्वारा बताया जाता है कि उक्त राशि श्री संजय सिंह के निर्देशानुसार प्राप्त की गई है, जिसके बाद कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के उपरांत असल नंबर पे कायमी होती है और इन्वेस्टिगेशन चलता है और इस संबंध में अभियोजन स्वीकृति भी प्राप्त की जाती है। PC एक्ट 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन अनुमोदन की आवश्यकता होती है और पुलिस उपाधीक्षक पुलिस अधीक्षक ACB ब्यूरो ने पुणे ने अपने आउटवर्ड क्रमांक CR 438 पुणे 2010 1591 दिनांक 20/5/11 के माध्यम से महानिदेशक ACB MS मुंबई को एक रिपोर्ट भेजी। अपराध के जांच दस्तावेजों की जांच करने के बाद महानिदेशक ACB महाराष्ट्र राज्य मुंबई ने अपने आदेश दिनांक 3/6/2011 के माध्यम से आदेश जारी किया कि चूंकि उक्त जाल में APS श्री संजय सिंह रामराव चौहान उप विभागीय अधिकारी और मजिस्ट्रेट मावल जिला पुणे के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की सीमा तक कोई सबूत उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, प्रस्ताव तैयार करने और भेजने का निर्णय लिया गया। विभागीय जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया। चूंकि APS श्री सुहास रमेश सोमा अवल कारकुन उप विभागीय अधिकारी कार्यालय मावल जिला पुणे के खिलाफ सबूत उपलब्ध हैं, इसलिए उनके खिलाफ सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर करने के लिए उनके सक्षम अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव करने के आदेश जारी किए जाते हैं। उक्त आदेश प्राप्त होने के बाद उपरोक्त आदेश की जोरोक्स प्रति अवलोकन के लिए प्रस्तुत की गई। उसके बाद इस आदेश अनुसार आरोपी लोक सेवक श्री संजय सिंह रामराव चौहान उप विभागीय अधिकारी और मजिस्ट्रेट उप विभाग पुणे को CRPC की धारा 169 के अनुसार उक्त अपराध से दोष मुक्त करने का अनुरोध किया जाता है। 15/1/2012 को विद्वान मजिस्ट्रेट ने वास्तविक शिकायतकर्ता को भी नोटिस देने के बाद क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। आदेश से संबंधित अंश उद्धृत किए गए। रिकॉर्ड से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। यदि शिकायत का अवलोकन किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है अभियुक्त संख्या 1 कौन है? संजय सिंह रामराव चौहान। अभियुक्त क्रमांक 2 कौन है? श्री सुहास सोमा। तो अभियुक्त संख्या 1 से मिला तो उसने पूछा कि NA प्रमाण पत्र किस उद्देश्य के लिए आवश्यक है और उसने शिकायतकर्ता को अभियुक्त संख्या 2 से मिलने के लिए कहा। शिकायत से पता चलता है कि पैसे की मांग और स्वीकृति अभियुक्त संख्या 2 द्वारा की गई थी। अभियुक्त संख्या 1 ने झूठे आरोप के लिए अपने प्रतिनिधित्व के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कागजातों का एक गुच्छा दायर किया। उसने शिकायतकर्ता की पत्नी द्वारा
दायर ए ने प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। फिर शिकायतकर्ता के अभियुक्त संख्या 1 के कार्यालय के बीच सभी पत्राचार को रिकॉर्ड में रखा है ताकि यह दिखाया जा सके कि शिकायतकर्ता की पत्नी का आवेदन प्रक्रियाधीन था। इसके अलावा अभियुक्त संख्या 1 ने अपने अवकाश आवेदन की प्रति दायर की। क्या किया? अभियुक्त क्रमांक ने कि अवकाश आवेदन की प्रति दायर की। वह 21/11/2010 को पढ़ने वाले रविवार को जोड़ने की अनुमति के साथ 15/11/2010 से 20/11/2010 तक रविवार को जोड़ने तक यानी 21/11/2010 तक चिकित्सा अवकाश पर था। किस पर था? चिकित्सा अवकाश पर था। आवेदक ने यह दिखाने के लिए टिकट दाखिल किए कि उसने इस अवधि के दौरान यात्रा की थी। यानी कि अभियुक्त क्रमांक 1 जो इस पिटीशन में आवेदक है उसके द्वारा क्या किए? टिकट भी पेश किए। किस लिए? कि वह वहां पर मौजूद नहीं था, बाहर था। आवेदक ने 24/11/2010 को दैनिक लोकमत में प्रकाशित एक समाचार भी रिकॉर्ड में रखा जिसमें उल्लेख किया गया कि जब 75,000 रुपए की राशि स्वीकार की गई तो आरोपी नंबर 1 अपने कार्यालय में नहीं था और इसे आरोपी नंबर 2 सुहास सोमा ने स्वीकार किया था। पेपर की कटिंग, तो पेपर की कटिंग भी यहाँ महत्वपूर्ण रोल निभा गई क्योंकि पेपर के कटिंग दैनिक लोकमत में प्रकाशित एक समाचार भी रिकॉर्ड में रखा गया जिसमें उल्लेख किया गया कि ट्रैप दिनांक यानी 23 तारीख को 23/11/2010 को जब सुहास सोमा को ट्रैप किया गया, पकड़ा गया, उस दिन रिकवरी किससे हुई? सुहास सोमा से प्राप्त हुई। लेकिन उस दिन अभियुक्त क्रमांक 1 संजय सिंह रामराव चौहान वहां पर मौजूद नहीं थे। यह विचारणीय है कि एसीबी ने कागजात दाखिल किए तथा कारण बताए कि आरोपी संख्या 1 के विरुद्ध कार्रवाई न करने का निर्णय क्यों लिया गया है। यदि इन कागजातों का अवलोकन किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस महानिदेशक एसीबी ने संबंधित कागजातों पर विचार किया है तथा सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात एक सुविचारित आदेश पारित किया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि तथाकथित सत्यापन के समय शिकायतकर्ता तथा आरोपी संख्या 1 के बीच की दर्ज की गई अस्पष्ट बातचीत अभियोजन पक्ष की सहायता नहीं करेगी। जो वार्तालाप हुआ है अस्पष्ट बातचीत अभियोजन पक्ष की सहायता नहीं करेगी तथा आरोपी संख्या 1 के विरुद्ध मांग तथा स्वीकृति का कोई साक्ष्य नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि एसीबी के महानिदेशक ने अपने समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जब कारण बताते हुए आदेश पारित किया गया तथा चूंकि यह एक बोलने वाला आदेश है तो यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस महानिदेशक एसीबी द्वारा सीआरपीसी की धारा 169 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश कानून की दृष्टि से गलत है। न्यायालय के द्वारा बसंती दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में दिए गए फैसले के मद्देनजर न्यायालय क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर सकने और सीआरपीसी की धारा 190 आरडब्ल्यू 156 के तहत आगे बढ़ सकने या शिकायत पर संज्ञान ले सकने और सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच का निर्देश दे सकते हैं। ऐसा पावर है न्यायालय को। हालांकि मामले के कागजात देखने के बाद यह पाया गया कि एसीबी के द्वारा अधिकारी सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। आरोपी नंबर 1 के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप सीआरपीसी 169 के तहत रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। आरोपी नंबर 1 के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी गई। आरोपी नंबर 1 को आरोप मुक्त कर दिया गया। आरोपी नंबर 1 को आरोप मुक्त कर दिया गया। इस डिसीजन से असंतुष्ट होकर के प्रथम प्रतिवादी वास्तविक शिकायतकर्ता दत्तात्रेय गुलाबराव फाल्के ने पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया यानी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसके परिणाम स्वरूप विवादित निर्णय हुआ। हाई कोर्ट ने विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित यानी विचारण कोर्ट के द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे सक्षम प्राधिकारी को अभियोजन के लिए मंजूरी के अनुरोध को अग्रेसित करें। ट्रायल कोर्ट को भी मामले में कानूनी रास्ता अपनाने का निर्देश दिया गया। विवादित निर्णय के पैराग्राफ 10 से 15 का उद्धृत करें। मामले का सार यह है कि 22/11/2010 को शिकायतकर्ता आवेदक और आरोपी संख्या 1 के बीच हुई बातचीत को आवेदक द्वारा जांच एजेंसी के निर्देशानुसार रिकॉर्ड किया गया था जिससे प्रथम दृष्टया आरोपी प्रतिवादी संख्या 1 की मांग का स्पष्ट पता चलता है। कानूनी सलाहकार को संभवतः कानूनी ज्ञान है इसलिए वे ट्रैप के दौरान दर्ज शिकायतकर्ता के पूरक बयान पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि पूरक बयान पर पंच गवाहों के हस्ताक्षर हैं। वे प्रथम दृष्टया अपने कानूनी ज्ञान को उचित रूप में दर्शा सकते थे जिसकी कमी है।
रिपोर्ट के अंत में उसे यह लिखने का कोई अधिकार नहीं है कि आरोपी नंबर 2 के खिलाफ मामला कमजोर है। क्या है? आरोपी नंबर 2 के खिलाफ मामला कमजोर है, क्योंकि इस रिपोर्ट को अभियोजन पक्ष द्वारा बचाव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के अवांछित प्रयास अभियोजन पक्ष को निराश और खंडित कर देंगे, यह माननीय हाईकोर्ट कह रहे हैं। श्री हेमंत बी भट्ट का हलफनामा हालांकि आरोपी प्रतिवादी का समर्थन करता है, लेकिन उन्हें भी कागजातों को समान रूप से देखना चाहिए था। उनके पास शिकायतकर्ता और आरोपी प्रतिवादी नंबर 1 के बीच रिकॉर्ड की गई बातचीत के संबंध में CA के संदिग्ध निष्कर्षों को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने मैनुअल का संदर्भ दिया, मैनुअल को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि आरोपी प्रतिवादी नंबर 1 के लाभ के लिए इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने मूलतः रिपोर्ट या अधिवक्ता की राय को ही पढ़ा, जिसकी अपेक्षा नहीं थी। बचाव पक्ष के तर्कों को स्वीकार करके वे स्वयं ही बहक गए। उन्हें मामले की जड़ तक जाना चाहिए था। क्या जाना चाहिए? उन्हें मामले की जड़ तक जाना चाहिए था। बसंती दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2012 SCC 731 के फैसले का संदर्भ निश्चित रूप में गलत था। उक्त मामले से निपटने वाले न्यायाधीश पुलिस द्वारा प्रस्तुत लगातार नकारात्मक रिपोर्ट से निराश थे। हालांकि सामग्री की सराहना करने पर सर्वोच्च न्यायालय ने दर्ज किया। पहले से ही एक विशेष राज्य के लोकायुक्त के निष्कर्ष थे कि उक्त अभियुक्तों के खिलाफ कोई सामग्री नहीं थी। विद्वान न्यायाधीश को इस पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य के माध्यम से CBI बनाम महेश जैन के मामले में आपराधिक अपील संख्या 2345/2009 में 28 मई 2013 को निर्णय दिया था, जिसमें मंजूरी से संबंधित मापदंडों के बारे में भी संकेत दिया गया था। परिणाम स्वरूप CRPC की धारा 169 के तहत रिपोर्ट स्वीकार करने वाले विद्वान न्यायाधीश के आदेश को रद्द किया जाता है। CRPC की धारा 169 के तहत रिपोर्ट को खारिज किया जाता है। विद्वान न्यायाधीश या जांचकर्ता मामले में कानूनी रास्ता अपनाए। विद्वान DGP मामले के कागजात उचित मंजूरी प्राधिकारी को भेजें ताकि कानून के अनुसार आदेश पारित किए जा सकें। टिप्पणियां प्रथम दृष्टया प्रकट की हैं। इस प्रकार माननीय हाईकोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया। पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्ता ने 1995 से विधायक सेवा की है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है ताकि उसकी छवि धूमिल हो सके और उसका कैरियर बर्बाद हो। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कानूनी सलाहकार PC अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे और उनकी कानूनी सलाह पर ही पुलिस महानिदेशक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं था। यह भी कहा गया कि सक्षम क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट ने पूरे रिकॉर्ड को देखने और अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई न करने का एक सूचित निर्णय लेने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को केवल इसलिए रद्द करना उचित नहीं है क्योंकि दूसरा दृष्टिकोण भी संभव है। दूसरी ओर प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मामले की खूबियों को देखने और अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने में उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण पूरी तरह से उचित था। क्यों उचित था? यह स्पष्ट किया गया जो अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने में उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण पूरी तरह से उचित था। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यानी शिकायतकर्ता दत्तादे गुलाबराव फाल्के के अधिवक्ता ने। क्या ऐसा कोई सबूत है जिससे अंततः दोष सिद्धि हो सके? यह संज्ञान लेने के समय देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल यह देखना आवश्यक है कि मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। तो सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि जहां भी जांच अधिकारी या न्यायालय धारा 169 CRPC का संदर्भ दिया जाता है उसे CRPC की धारा 173 के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। धारा 169 CRPC के तहत साक्ष्य की कमी होने पर अभियुक्त को रिहा करने का प्रावधान है, जबकि पूरी होने पर रिपोर्ट धारा 173 के CRPC के तहत के तहत होती है। क्या होती है? 173 CRPC के तहत होती है। तो साथियों, इसमें स्पष्ट कर दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा कि जो विचारण न्यायालय ने निर्णय दिया है वह सही नहीं है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय पलट दिया है। निर्णय कैसे पलट दिया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी में अभी हमने पक्ष बताए जो कि किस प्रकार से होते हैं। धारा 190(1)B CRPC के तहत अपराध का संज्ञान लेने का पूरा उद्देश्य मामले में शामिल अभियुक्तों को धारा 204 CRPC के तहत प्रक्रिया जारी करके CRPC के तहत कार्रवाई शुरू करना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस चरण में निर्दोषता नहीं बल्कि संलिप्तता महत्वपूर्ण है। जब एक बार
एक बार जब अभियुक्तों में से किसी एक के खिलाफ कथित अपराध का गठन करने के लिए कानूनी आवश्यकताओं की कमी होती है तो उसके खिलाफ संज्ञान लेने और आगे की कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि दूसरे प्रतिवादी वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा दायर पहली शिकायत में अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की मांग करने का कोई आरोप नहीं है। मांग का आरोप विशेष रूप से केवल आरोपी संख्या 2 के खिलाफ है। अपीलकर्ता के खिलाफ यह आरोप बाद में लगाया गया। जैसा भी हो, आरोप का समर्थन करने का एकमात्र आधार वह बातचीत है जिसे वॉइस रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड किया गया बताया गया है। महाराष्ट्र राज्य के फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय ने अनुलग्न बी रिपोर्ट में कहा कि बातचीत सुनने योग्य स्थिति में नहीं है और इसलिए इसे स्पेक्ट्रोग्राफिक विश्लेषण के लिए नहीं माना जाता। प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बातचीत का अनुवाद किया गया है और इसे पंच गवाहों द्वारा सत्यापित किया गया है। बेशक पंच गवाहों ने बातचीत नहीं सुनी है क्योंकि वे कमरे में मौजूद नहीं थे। चूंकि वॉइस रिकॉर्डर का विश्लेषण नहीं किया जाता, इसलिए अनुवादित संस्करण पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है। स्रोत के बिना अनुवाद की कोई प्रामाणिकता नहीं है, यानी ओरिजिनल के बिना अनुवाद की कोई प्रामाणिकता नहीं है। ओरिजिनल और प्रामाणिकता इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए 2 प्रमुख कारक हैं, जैसा कि इस न्यायालय ने अनवर पी बनाम पीके वसीर और अन्य में माना है। मजिस्ट्रेट ने अभिलेखों के देखने और पक्षों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ पीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई अपराध नहीं बनता है जिससे उस पर मुकदमा चलाया जा सके। यहां तक कि उच्च न्यायालय के अनुसार मामले का सार शिकायतकर्ता और आरोपी संख्या 1 के बीच 22/11/2010 की बातचीत है। वह बातचीत सुनाई नहीं देती है और उसे साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए एक बार सार खत्म हो जाने पर, यानी मूल खत्म हो जाने पर, ऊपरी ढांचा भी ढह जाता है जिसमें कोई आधार नहीं रह जाता। इसलिए अभियोजन एक निरर्थक अभ्यास बन जाता है क्योंकि उपलब्ध सामग्री यह नहीं दिखाती है कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अपराध बनता है। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय इस हिस्से को छोड़ गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने यह हिस्सा छोड़ दिया। आपराधिक मामले में आरोपी को बुलाना एक गंभीर मामला है। आपराधिक कानून को स्वाभाविक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। पेप्सी फूड लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य का पैराग्राफ 28 आपराधिक न्यायालय की प्रक्रिया को उत्पीड़न के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार जब पाया जाता है कि आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रखने की अनुमति देना सार्वजनिक समय और धन की बर्बादी होगी। कर्नाटक राज्य बनाम मुनिस्वामी और अन्य के बाद में और अनपेक्षित अभियोजन भारत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता शब्द सबसे व्यापक आयाम का है जो विभिन्न प्रकार के अधिकारों को कवर करता है, जो कि एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करता है। इसका वंचन केवल संहिता और साक्ष्य अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा जो सर्वोच्च कानून संविधान के आदेश के अनुरूप हो। इस बार जब अभियोजन पक्ष का मानना है कि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए कोई मामला नहीं बनता जब तक कि अदालत अन्यथा न पाए, अभियोजन के लिए मंजूरी के लिए अनुरोध करने का कोई मतलब नहीं है। यदि अभियोजन केवल परेशान करने वाला है तो अभियोजन के लिए मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। यह उन मुख्य विचारों में से एक है जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा इस बात पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं। मनसुख लाल विट्ठल दास चौहान बनाम गुजरात राज्य में इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी अदालत अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए किसी प्राधिकारी को सकारात्मक निर्देश जारी नहीं कर सकती। सचिव को मंजूरी देने का निर्देश जारी करके उच्च न्यायालय ने सचिव के लिए सभी अन्य विकल्प बंद कर दिए और उसे केवल एक दिशा में आगे बढ़ने और केवल एक ही तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य किया, अर्थात अपीलकर्ता के अभियोजन को मंजूरी देना। सचिव को यह विचार करने की अनुमति नहीं दी गई कि क्या अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाना संभव होगा, क्या हस्य दराय की अवैध रिश्वत की शिकायत जिसे जाल द्वारा समर्थित करने की कोशिश की गई झूठी थी, और क्या अभियोजन विशेष रूप से कष्टप्रद होगा क्योंकि यह सरकार के ज्ञान में था कि फर्म को एक बार काली सूची में डाला गया था और इस अनुबंध के संबंध में फर्म द्वारा सरकार को कुछ राशि का भुगतान करने की मांग की गई थी। इस प्रकार अभियोजन की मंजूरी न देने का विवेक अधिकार उच्च न्यायालय द्वारा छीन लिया गया।
उच्च न्यायालय ने अपने विचार प्रस्तुत करने में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है और वह भी बिना किसी कानूनी आधार के, इसलिए विवादित आदेश को रद्द किया जाता है, अपील स्वीकार की जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की और हाई कोर्ट के निर्णय को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्याय दृष्टांत संजय सिंह रामराव चौहान के मामले में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि क्या बातचीत की रिकॉर्डिंग की अनुलिपि तब साक्ष्य में ग्राह्य की जा सकती है जब मूल रिकॉर्डिंग ऑडियो ही सुनने योग्य ना हो। फिर से समझिए, इस निर्णय में महत्वपूर्ण जो बात आई है वो यह आई है कि क्या बातचीत की रिकॉर्डिंग की अनुलिपि तब साक्ष्य में ग्राह्य की जा सकती है जब मूल ऑडियो रिकॉर्डिंग ही सुनने योग्य ना हो। इस मामले में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा यह अभिमत दिया गया था कि सुसंगत रिकॉर्डिंग सुनने योग्य नहीं है, इसलिए उसे स्पेक्ट्रोग्राफिक विश्लेषण के लिए नहीं भेजा गया था, जबकि अभियोजन द्वारा पंच साक्षियों के समक्ष ऑडियो रिकॉर्डिंग की अनुलिपि व अनुवाद तैयार कर प्रस्तुत किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऑडियो रिकॉर्डिंग की उपलब्धता के अभाव में उसकी अनुलिपि को साक्ष्य में स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अब निर्धारित किया गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के दो मुख्य घटक होते हैं, स्रोत एवं प्रामाणिकता। जहां मूल ऑडियो रिकॉर्डिंग का स्रोत ही उपलब्ध नहीं है, जहां मूल ऑडियो रिकॉर्डिंग का स्रोत ही उपलब्ध नहीं है और विधि विज्ञान प्रयोगशाला में विश्लेषण द्वारा उसकी प्रामाणिकता स्थापित नहीं हुई है, वहां इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस